अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल होती क्या है? बेसिकली कैपिटल बजटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट that are consistent with the firm's goal of owner's wealth maximization। बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जो आपके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जिस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं इन्वेस्ट करने के, उनका एनालिसिस करती है और कंपेयर करती है। उसमें से जो अल्टरनेटिव आपको मैक्सिमम मतलब रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कंपनी क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। इस टेक्निक का नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करें, कंपनी बी के अंदर इन्वेस्ट करें, या आप कोई प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अगर आपके पास तीन अल्टरनेटिव है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी और उसका रिटर्न कितना है। इसका भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। तो जो इन्वेस्टमेंट आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी, यानी जिससे फर्म की जो वैल्यू है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, उसके अंदर आपने क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट से पहले डिफरेंट ऑप्शंस अल्टरनेटिव को एनालिसिस करना है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। उनमें से जो आपको बेस्ट रिटर्न शो करे उसको, उसके अंदर आपने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब इसके अंदर जो बेसिकली प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग का, सबसे पहले आपके पास यानी आपको ये नोट कर लें, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले आपके पास आता है प्रपोजल जनरेशन। आपने डिफरेंट किस्म की प्रपोजल जनरेट करनी होती है कि आया हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। डिफरेंट अल्टरनेटिव जो वजूद आपके पास उस वक्त अवेलेबल होते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड एनालिसिस। आप हर प्रोजेक्ट को, हर अल्टरनेटिव को रिव्यू एंड डीपली आप उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसको डिफरेंट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको डिसीजन मेकिंग करेंगे रिव्यू करने के बाद। और फोर्थ में आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो आपने सिलेक्ट किया होगा और इस इम्प्लीमेंटेशन को फिर आपने क्या करना है? फॉलो अप करना है। यानी टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, या जितने अरसे के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको तब तक क्या कर लेना है? फॉलो अप करना है। ये था प्रोसेस। अब हम इसके अंदर बेसिकली जो हमारा कंसर्न है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। यानी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आप इसको अंडरस्टैंड कर लें बस। सबसे पहले जो है आपके पास जो टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड। क्या है? पे बैक पीरियड। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है, हम वन वी वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है दूसरे जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। और थर्ड जो टेक्निक है तो आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और फोर्थ आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये वो फोर टेक्निक्स हैं
जो मैनेजर्स हैं फाइनेंस के कंपनीज के, वो इनमें से बाज़ औक़ात कोई एक यूज़ कर रहा होता है, कोई बार का तो मल्टीपल भी यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये वो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उनके बाद आप इनमें से जो उसको भी बेस बनाएंगे उसकी डिसीजन के मुताबिक, यानी ये जो टेक्निक्स आपको डिसीजन देंगी, कैलकुलेशन के बाद शो करेंगी, आपने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है पे बैक पीरियड। क्या है? पे बैक पीरियड। यानी इस टेक्निक के साथ आपने देखना है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कौन सी है, यानी जो आप इनिशियली इन्वेस्ट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप मिसाल के तौर पे आप 1 मिलियन यूज करते हैं, क्या करते हैं, 1 मिलियन। अब उसमें आपने देखना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आपने कहा जी जो प्रोजेक्ट ए है वो उसके मुताबिक जो हमें कैश इनफ्लो एनुअली, मतलब हम जितना इनकम उससे जनरेट करेंगे, जो उससे रिटर्न हासिल होगा, वो जी आपके पास ये 4 इयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। बी अल्टरनेटिव ने कहा जी ये जी 6 इयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। फिर आपके पास सी अल्टरनेटिव आया, वो कहते हैं जी मैं ये सारे आपको कंप्लीट कर दूंगा 3 इयर्स में। यानी इसके अंदर जो रेट ऑफ कैश इनफ्लो है वो सबसे ज्यादा है। तो आपने वो मेथड यूज करना है जिसका पे बैक पीरियड क्या हो, कम से कम हो। यानी आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम से कम पीरियड में रिकवर बैक हो जाए। यानी वो प्रोजेक्ट आपको अर्न करके वापस पे कर दे, तो वो क्या कहलाएगी, पे बैक पीरियड। क्लियर है? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है? यानी जो प्रोजेक्ट यस सर। आपको कम से कम यस अरसे सर। में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न वापस कर दे, वो क्या कहलाएगा, बेस्ट होगी। और जो मैक्सिमम पीरियड लगाएगा वो क्या होगी, आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब इसको आपने, इसका फार्मूला क्या है जो आपने फार्मूला यूज करना है पे बैक पीरियड का, यानी पे बैक पीरियड का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है जो उसने 1 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया है, तो अब इसमें अंदर अब अल्टरनेटिव हम एक ही बात करते हैं कि अगर हम अल्टरनेटिव ए कहता है जी इसका जो एनुअल फ्लो होगा वो 3 लाख रुपए होगा, और जो बी है वो कहता है जी हमारा जो एनुअल होगा वो आपका 2 लाख रुपए होगा, और एज्यूम कर रहा हूँ ये जो सी है ये कहता है जी हमारे पास जो एनुअल रिटर्न है वो कितना होगा, 1,50,000। हम क्या करेंगे, अब इन तीनों प्रोजेक्ट का अलग अलग क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले हम ए प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। अब ए की एनुअल कैश फ्लो कितनी है, 3 लाख। उसको डिवाइड कर देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास 3.3 ईयर्स में आएंगे। ये किस में आएंगे, ईयर। फिर हम बी को यूज करेंगे, तो बी का पे बैक पीरियड, बी प्रोजेक्ट का या अल्टरनेटिव का, तो 1 मिलियन, और आपके पास इसका रिटर्न कितना है, 2 लाख एनुअल। इसको डिवाइड करेंगे तो इसके मुताबिक पे बैक पीरियड कितना बनता है, 5 इयर्स। अगर हम सी को देख लें, सी का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें तो उस सूरत में आपके पास 1 मिलियन, तो ये कितना बनेगा, 1,50,000। ये कितना ईयर बन जाएंगे, जूम कर लें, 7 ईयर बनते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब इसमें से देखें कि कौन से प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या है, कम है, ए का। तो हम डिसीजन मेकिंग जब करेंगे तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, ए को, जिसका पे बैक पीरियड क्या होगा, कम होगा, 6.6 अप्रॉक्सीमेटली कर लें। ठीक हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स या 6.66 एक्चुअली। अब ये है आपको उस सूरत में जब आपको एनुअल रिटर्न सेम मिल रही हो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल,
यानी ये जो रिटर्न बताई हुई है ये सिंगल अमाउंट में बताई हुई है। यानी अगर आपका 10 साल का प्रोजेक्ट है तो हर साल आपको 3 लाख मिलती रहेगी। अगर आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है तो हर साल आपकी अमाउंट कितनी होगी, 3 लाख। लेकिन अगर इन केस आपका जो इनफ्लो है वो हर साल चेंज होता है, क्या आता है, मल्टीपल अमाउंट्स में आता है। मिसाल के तौर पर इसको नई शीट में देखें, ये आपके पास ईयर्स है, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब आपके पास जो ये कैश इनफ्लो है, क्या है, कैश इनफ्लो जो आना है वो मिसाल के तौर पे आपने कहा जी इस साल आपके पास 3 लाख कर दें, 3 लाख आएगा। इसके बाद ये 4 लाख आएगा, यहाँ पे आपको 2 लाख मिलेगा, और यहाँ पे आपको 4 लाख दोबारा मिलेगा, और यहाँ पे आपको मतलब 2.5 मिलियन, 2.5 लाख रुपये मिलेगा, ठीक हो गया। ये डिफरेंट केस में क्या है, इनफ्लोज हैं। अब आपने करना क्या है, इसका एक्यूमुलेटेड निकाल लेना है, एक्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो, ठीक हो गया। अब एक्यूमुलेटेड क्यों निकालेंगे वो देख लीजिए इसमें। अब ये देखिए ये कितना है, 3 लाख का 3 लाख आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 लाख। ये कितना हो जाएगा, 9 लाख। ये कितना हो जाएगा, 13। और ये कितना हो जाएगा, 15,50,000। क्लियर है। अगर हम इसको देखें, हमारे पास इनिशियल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी क्या थी, अब इसको अलग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कितने थी, 1 मिलियन। यहाँ पे 0 पीरियड यहाँ लिख के, यहाँ 1 मिलियन लिख के हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी शो हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको यहाँ ऐड नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको रिकवर बैक करना है, क्या करना है, रिकवर बैक। अब देखें कितने साल में कवर हो रही है, 3 साल तक ये हो रही है, चौथे साल में ये क्या आ रही है, इंक्रीज। यानी हमारा जो पे बैक पीरियड है बेसिकली वो कितना है, इसके और इसके क्या है, दरमियान है, तीसरे और चौथे साल के दरमियान बनेगा। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे पे बैक पीरियड की, इस तरह से रहेंगे। एक तो आपके पास कंप्लीट कितने ईयर्स आ रहे हैं, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स प्लस, अब आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें से हम माइनस करेंगे ये रिकवर्ड या रिसीव्ड जितने अमाउंट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो माइनस करेंगे इसमें से इसका और इसका क्या करेंगे, फर्क, यानी 4 ईयर का कैश फ्लो, 4 ईयर का कैश फ्लो माइनस थर्ड ईयर का कैश फ्लो, इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ये 3 ईयर्स प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 1 मिलियन की। अब इसमें से रिकवर कितनी हो चुकी है, 9 लाख की। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, 13 लाख, और थर्ड ईयर का कितना है, 9 लाख। अब इसका देखेंगे 3 ईयर्स प्लस, अब इसका डिफरेंस कितना है, 1 लाख का। इसको डिवाइड कर लेंगे 4 लाख पे, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 सर। 0.25, तो आपके पास ये आ जाएगी 3.3 ईयर हो गए, 0.25 ये हो गया। तो टोटल आपके पास जो पे बैक पीरियड आएगा वो कितना होगा, 3.25। क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसी क्वेश्चन को हम और तरीके से भी देखते हैं, ये है इंटरपोलेशन वाला, कि अगर आपकी जो अमाउंट है एग्जैक्ट ना बन रही हो, तो अगर हम इसी को देख लेते हैं दूसरे अल्टरनेटिव में, कि आपके पास ये ईयर है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, और 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, कैश इनफ्लो है। तो हम कहते हैं जी इसने 4 लाख पहले साल दे दिया, और 6 लाख दूसरे साल दे दिया, और 3 लाख इसने तीसरे साल दे दिया, 2.5 लाख चौथे साल दे दिया, और फिर 3 लाख तीसरे साल दे दिया। तो ये एज्यूम कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, एक्यूमुलेट, ठीक है, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, तो पहले साल कितना होगा, 4 लाख, और दूसरे साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख या 1 मिलियन, और ये कितना हो जाएगा, 13, और ये कितना हो जाएगा, 1550, ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1850।
अब देखिए हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 बिलियन की। तो देखिए 1 बिलियन कहाँ पे पूरा हो रहा है, दूसरे साल। तो इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड होगा वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिल गई है, तो कितने साल इसका पे बैक पीरियड होगा, पे बैक पीरियड तो 2 ईयर होगा। ठीक है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। यानी अगर सेम एक्यूमुलेट करते वक्त सेम अमाउंट आ जाए तो वो एग्जैक्ट पीरियड हो जाएगा, अगर सेम अमाउंट नहीं आती तो फिर आप इसी तरह से इसकी राउंड फिगर जिस तरह निकालेंगे इस वाले प्रोसीजर के साथ। क्लियर है, इसमें कोई इशू है? यस सर। यस सर। अब ये है आपका मतलब पे बैक पीरियड, पहले आपकी टेक्निक ये क्लियर होगी। उसके बाद हम दूसरी टेक्निक देखते हैं। सेकंड टेक्निक है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या इसको आप एनपीवी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक यही है क्योंकि ये डिस्काउंटिंग यूज कर रही है कि आने वाले दौर की जो करेंसी वैल्यू है वो क्या होती है, बेस्ट जब कम होती है तो डिस्काउंटिंग की वजह से इसको क्या बोलते हैं कि बेस्ट वैल्यू है। सब अल्टरनेटिव में से सबसे अच्छी कौन सी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब इसके अंदर फार्मूला क्या होगा एनपीवी का। एनपीवी का जो फार्मूला है बेसिकली वो ये है कि आपने इसकी जो पीएमटी है यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस, तो इसका फार्मूला जो बन जाएगा वो इस तरह से बनेगा, पीएमटी जो आपको एनुअल फ्लो मिल रहा है कैश इनफ्लो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पीवीआई एफ ए एन वन आई के साथ और एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर ये वाली प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो आपकी जो एनपीवी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, क्राइटेरिया ये है कि जिसकी वैल्यू एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम आती है इसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, यानी आंसर किस में आ जाता है नेगेटिव, तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इन केस कि अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं और तीनों की पॉजिटिव आ रही है तो फिर किसको करेंगे, फिर जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी हायर होगी उसको क्या करेंगे आप एक्सेप्ट करेंगे। ये इसका एक्सेप्टेंस का क्या है क्राइटेरिया है। यस, अपने एनपीवी शो कर रही है। क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाला जो फार्मूला है हम यूज करते हैं सिंगल अमाउंट के लिए, यानी एन्युटी आ रही है हर साल सेम रिटर्न आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट्स की डिफरेंट आ रही है, जैसे कि हमने देखा कि एक साल में कुछ है, दूसरे साल में कुछ है, तीसरे साल में कुछ है, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, अगर आपके पास जो कैश इनफ्लो है ईयर्स हैं और कैश इनफ्लो है, उस सूरत में मिसाल के तौर पर पहला साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे और पांचवें ईयर्स में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जी 1 लाख है, 1,50,000 है, और ये 2 लाख है, ठीक हो गया, और ये 3 लाख है, और ये 70,000। क्लियर है। अच्छा, अब इस तरह से अगर आ रही है तो फिर आप ये एन्युटी वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि फिर आप सिंपल प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे, पीवीआईएफ वाला फार्मूला, यानी सिंपल टेबल देखेंगे उसमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि 10% है या 14% है जो भी उसने रेट दिया होगा, तो उसके पहले साल में कितना फैक्टर बनता है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में और पांचवें साल में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। इन अमाउंट्स को फैक्टर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ फिगर आती जाएगी। अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये निकालने के बाद फिर आप इसकी एनपीवी निकालेंगे कि एनपीवी इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट, नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट। क्लियर है। अच्छा, अगर बाज़ औक़ात इसमें कहा जाता है एम्बेडेड एन्युटी, क्या आ जाता है एम्बेडेड एन्युटी। अब वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये वाली अमाउंट है, अब इसको जरा यहाँ देख लें, ईयर 1 2 3 4 5
अब ये जो कंसेप्ट है कैश इनफ्लो वाला, वो कहता है जी हर साल आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 लाख। अब इसलिए हमने इसको क्या किया कि ये तो एन्युटी है, इसको सिंपल फार्मूले का लगाने की बजाय हम कौन सा लगा दें? एन्युटी वाला। तो ये सेम अमाउंट है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, मतलब ये एन्युटी का फार्मूला यूज कर लिया प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। जबकि अगर इसमें हमारे पास टोटल वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपल का फार्मूला यूज कर लिया। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर जो आपके पास कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो आपके पास मिसाल के तौर पे पहले साल 1 लाख आ जाती है, फिर दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 2 लाख, चौथे साल 2 लाख, और पांचवें साल 1 2 3 4, पांचवें साल ये आपके पास 75,000 आ जाती है। ठीक है। अब इसको बोलते हैं एम्बेडेड एन्युटी, यानी ये वाली दरमियान वाली जो अमाउंट है ये क्या है, एम्बेडेड एन्युटी है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से कर सकते हैं कि इसका फैक्टर जो है हम सिंपल टेबल से देख लें, इसका भी फैक्टर जो है वो सिंपल फैक्टर से देख लें, यानी PVIF। अब ये वाले 1 2 और 3 जो है इसका हम फैक्टर कहाँ से देख लें, एन्युटी वाला PVIF ए। वहां जाके हम थर्ड ईयर में 3 साल में आप इसका फैक्टर देखेंगे, क्योंकि 3 साल बनते हैं ना, तो 10% और 3 साल देखेंगे, इसका जो फैक्टर आएगा जस्ट 1 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, यहाँ जाएगी। अब आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू में 3 अमाउंट होगी, एक पहले वाली सिंगल अमाउंट की, एक इस टोटल एन्युटी की, और एक लास्ट वाली सिंगल अमाउंट की। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कहलाता है एम्बेडेड एन्युटी, यानी किसी स्ट्रीम के अंदर ही मिक्स हो गई है एन्युटी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिंपल इस तरह से भी कर लेंगे तो ये ठीक होगा, गलत फिर भी नहीं होगा। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको सेपरेट दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो हमारे पास है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR भी बोलते हैं इसको। क्या, यानी ये भी टेक्निक है जिसके जरिए आप अल्टरनेटिव को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक क्या है क्या कि द रेट्स विच इक्वेट्स, या द रेट at which NPV is 0, NPV is equal to 0, यानी वो रेट जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर देता है, वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका बेसिकली हम डिटरमिन करते हैं, तो इसका जो डिसीजन का फार्मूला होता है, डिसीजन वाला, वो ये फार्मूला है कि अगर आपके पास IRR है ग्रेटर देन किस से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो मार्केट में रेट गिवन दिया हुआ है उससे, तो उस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अगर आपका जो IRR है वो लेस है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, तो उस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये है ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए। कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड। मिसाल के तौर पे हमने प्रीवियस NPV निकाली है, NPV का फार्मूला ही यूज होता है इसके अंदर। अब देखें कि इसमें आपको कौन सा PMT, ये एन्युटी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, PVIFA I और N। ठीक हो गया। और यानी एन्युटी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जबकि अगर स्ट्रीम डिफरेंट होगी कैश फ्लो की तो फिर सिंपल वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब फर्क क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपकी NPV यहाँ मिसाल ये टोटल हल करने के बाद, मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये आ गई 12 लाख, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये क्या आ गई, 1 बिलियन। कितनी है, अब आपके पास NPV कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए आ रही है। क्या आ रही है, ठीक हो गया। अब आपने इस NPV को कहाँ पे लेके आना है, 0 पे। किस पे लेके आना है, जहां पे ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हो जाएंगी, वो रेट आपका क्या होगा, IRR होगा। हम मिसाल के तौर पे हमने ये जो रेट लगाया ये 10% था। कितना था, 10% था, और 5 ईयर्स थे। उसके मुताबिक हमारी NPV कितनी आई है, 12 लाख।
अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद कम करेंगे, क्या करेंगे, कम करेंगे तो ही इसके इक्वल होगी। तो इसको कम करना हो जब आपने प्रेजेंट वैल्यू को कम करना हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू को आपने कम करना हो, तो उस सूरत में आप रेट जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज करेंगे। यानी आपने पहले कितने पे, 10% पे चेक किया, फिर आप 11 पे करें, फिर 12 पे करें, फिर 13 पे करें, ईयर सेम रहेंगे, रेट चेंज करते जाएंगे, और एक रेट आएगा जिस पे ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू पहले ही आपके एनपीवी नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव, तो उस सूरत में अगर आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू आप कहते हैं ये वाले जो कैलकुलेशन है ये बढ़नी चाहिए, क्या हो, इंक्रीज हो, तो फिर आप जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो 10% है, इसको क्या करेंगे, डिक्रीज। यानी अपोजिट रिलेशन है, रेट को इंक्रीज करेंगे तो टोटल पर प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर रेट को डिक्रीज करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी ये अमाउंट जीरो पे नहीं आती। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये 14% पे आ जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाती है जी, ये मिसाल के तौर पे हम इसको 7,000 ले लेते हैं, कितना, 7,000, और जो 50 ये पॉजिटिव है, हम इसको 15% पे चेक करते हैं तो ये नेगेटिव में चली जाती है, इसको हम कहते हैं जो 4500, इस पे 4500 पे नेगेटिव में, जबकि आपका आईआरआर होना कितने पे चाहिए था, 0%। तो यानी आपको ये कंफर्म हो गया कि अगर हम 14 पे लें तो एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, 15 पे लें तो एनपीवी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब है 14 और 15 के दरमियान आपका आईआरआर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका आप फार्मूला लिख लेंगे कि 14% प्लस, अब इसका और इसका डिफरेंस ले लेना है, और इसका और इसका डिफरेंस ले लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 7,000, क्योंकि ये जीरो है, और इसका इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 7,000 में से ये माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, तो इसका अब इसको ले लेंगे, जो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो इसका ये कितना बन जाएगा, 11,500। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप इसको इंटरपोलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, यस प्लीज। तो इसका जितना फैक्टर आएगा 7 तो इसको 11 करें, ये 0.25 जो जितना भी आएगा, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, assume क्या जी 0.15 आ गया, तो हमने ये आपका आईआरआर कितना बन जाएगा, 14.15%, ये कहलाएगा आपका आईआरआर। ठीक है, ये इंटरपोलेशन मेथड से आपने करना है। क्लियर है आपको। यस बताएं, यहाँ तक इशू है आपको। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फोर्थ टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये फोर्थ टेक्निक है आपके पास, और लास्ट वन है। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब जितने अल्टरनेटिव्स होंगे उनको आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो जिसके इंडेक्स ज्यादा होगा वो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे।
क्योंकि आपने ये एनपीवी निकालते वक्त आपने प्रेजेंट वैल्यू वहां पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है? जिसका आपका रिटर्न ये प्रेफरेंस इंडेक्स ज्यादा आएगा वो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ तक आपका ये इसका जो यहाँ तक क्वेश्चन है तो बता दें। यस यस, उसको हम चेंज करते हैं, लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। सर इसका इसका एग्जांपल अगर दे दें एक तो। यानी आप ये देख लें एग्जांपल, ये देख लें आपने हमने ये लास्ट चेंज किया ना, ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 12 लाख थी, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 मिलियन। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली हुई है। ठीक हो गया? 12 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक हो गया? यानी ये वाली अमाउंट कितनी अमाउंट जनरेट कर रही है। क्लियर है? तो जिसका हाईएस्ट होगा आंसर, तो वो उस प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट। सिंगल होगी तो आप सिंगल यूज कर लेंगे कि इतना इंडेक्स आता है, और अगर ज्यादा अल्टरनेटिव्स होगा तो जिसका ये आंसर ज्यादा होगा उसको क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग टेक्निक। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर। अच्छा, आपको क्लियर हुआ है? आपके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये टॉपिक। ठीक है जी, इसको स्टॉप करते हैं, फिर न्यू शेयर करते हैं इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट करना है अभी? जी जी, एक टॉपिक रहता है। सर आई थिंक इनफ है, काफी ज्यादा हो गया।